एक 13,500 करोड़ का स्कीम, एक भगोड़ा ज्वेलर और 7 साल बाद 2025 में एक हिस्टोरिक अरेस्ट। ये कहानी है मेहुल चोकसी की, फ्रॉड, एस्केप और अब फाइनली जस्टिस। मैं हूं सीए रौनक अग्रवाल और आज हम बात करेंगे फोरेंसिक और फाइनेंशियल एनालिसिस एक ऐसे स्कीम की जिसके बारे में सीए हो, स्टूडेंट हो या इंडियन सिटीजन हो, सबको समझना चाहिए। अब हम बात करते हैं पार्ट 1। मेहुल चोकसी कौन था? मेहुल चोकसी गीतांजलि जेम्स लिमिटेड का प्रमोटर, बिलियनियर इमेज, लग्जरी लाइफस्टाइल, सेलिब्रिटी फ्रेंड्स, पॉलिटिकल रीच, सब कुछ था। लेकिन अंदर ही अंदर गीतांजलि लिमिटेड एक फेक एम्पायर बन चुकी थी जिसमें ऐसी ज्वेलरी से ज्यादा छुपी थी अकाउंटिंग फ्रॉड्स, फेक इनवॉइसेस और मनी लॉन्ड्रिंग का लेयर अपॉन लेयर। और सबसे इंपॉर्टेंट लिंक नीरव मोदी जो मेहुल चोकसी का भतीजा था, इन दोनों ने मिलकर कर दिया है 13,500 करोड़ का स्कीम। मेहुल चोकसी नीरव मोदी का अंकल था और इनकी फैमिली ने मिलकर इस स्कीम को ग्लोबल नेटवर्क तक पहुंचा दिया था। अब मैं बात करता हूं पार्ट 2, स्कीम का स्ट्रक्चर। 13,500 करोड़ फ्रॉड का सिस्टम कैसे क्या हुआ? ये जनवरी 2018 की बात है। पंजाब नेशनल बैंक ने एक शॉकिंग फ्रॉड डिटेक्ट किया। चोकसी और नीरव मोदी ने मिलकर 13,500 करोड़ का स्कीम किया। अब सवाल आता है कैसे? क्वेश्चन मार्क। पंजाब नेशनल बैंक के ब्रेडी हाउस ब्रांच से इशू कराए गए फेक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग्स यानी एलओयूज। ये एलओयूज स्विफ्ट सिस्टम से फॉरेन बैंक को भेजे गए लेकिन बैंक के इंटरनल कॉल सिस्टम में रिकॉर्ड नहीं किए गए। यहां से स्टार्ट होता है 13,500 करोड़ का फ्रॉड। जब स्विफ्ट और सीबीएस मैच नहीं करते तो फ्रॉड को कैसे डिटेक्ट करते? यानी बैंक के सीबीएस कोर बैंकिंग सिस्टम में ही इसका एंट्री नहीं थी तो डिटेक्ट कैसे होता? लेटर ऑफ अंडरटेकिंग के अगेंस्ट पैसा मिला फॉरेन बैंक से, वो पैसा गया चोकसी के डमी कंपनीज में, मोस्टली हांगकांग, यूएई और ब्रिटिश वर्जिन आइलैंड्स में। वहां से पैसा राउंड ट्रिपिंग के थ्रू इंडिया आया। समझ गए? पहले फेक लेटर ऑफ अंडरटेकिंग बना के फॉरेन बैंक से पैसा लिया और वो चोकसी की डमी कंपनी के थ्रू वापस से राउंड ट्रिप करके इंडिया में लाया। इतना समझ में आया? और इंडिया में कैसे आया? मेहुल चोकसी ने सेल बताई फेक डायमंड एक्सपोर्ट्स, जैसे कि डायमंड बेचे और वहां से पैसा आया, लेकिन वो फेक थे सब। ओवर इनवॉइसिंग, डायमंड थे 10 करोड़ के, प्राइस बता दी 100 करोड़, इसको बोलते ओवर इनवॉइसिंग। और फिर वापस जीएसटी के थ्रू रिफंड भी ले लिया, मतलब ये सब पैसा गया चोकसी के जेब में। समझ में आया? अकाउंटिंग बुक्स में फेक रेवेन्यू, फेक इनवॉइसेस, फेक नेटवर्थ शो करके शेयर्स को इन्फ्लेट किया गया। स्कीम 2011 से चालू होता है लेकिन सिस्टम को पता चला 2018 में। अब मैं बात करता हूं पार्ट 3, ऑडिटर्स, आरबीआई और सिस्टम फेलियर। इस स्कीम में सबसे बड़ा क्वेश्चन मार्क आता है, ऑडिटर्स और रेगुलेटर्स क्या सोए हुए थे? इंटरनल ऑडिट के दौरान स्विफ्ट और सीबीएस का रिकंसिलिएशन कभी चेक नहीं किया। स्टैट्यूटरी ऑडिटर्स ने सेल कंपनीज के ट्रांजैक्शंस के रेड फ्लैग को इग्नोर किया। आरबीआई ने इंस्पेक्शंस के दौरान कुछ भी नहीं निकाला। गोकुलनाथ सेठी, पीएनबी का स्टाफ डायरेक्टली इन्वॉल्व था इस स्कीम में। इसका मतलब पूरा सिस्टम वाइड कोलैप्स हुआ है। चार्टर्ड अकाउंटेंट्स के लिए ये एक केस स्टडी बन चुकी है कि इंडिपेंडेंस और विजिलेंस कितना जरूरी होता है। अब मैं बात करता हूं पार्ट 4, मेहुल चोकसी कैसे भागा, एस्केप मास्टर प्लान। अब बात करते हैं एस्केप की, जो कि बॉलीवुड फिल्म से कम नहीं है। आप भी सुनोगे तो आपको लगेगा यार ऐसा लग रहा है कि तो फिल्म चल रही है हमारे सामने। दिसंबर 2017 की बात है। चोकसी ने चुपचाप अप्लाई किया एंटीगुआ और बरबुडा सिटीजनशिप के लिए। एंटीगुआ और बरबुडा एक छोटा सा आइलैंड मान लो या छोटा सा देश है जहां पर पैसे देके आप वहां की सिटीजनशिप खरीद सकते हो। तो उन्होंने वहां पे इन्वेस्ट करके वहां की सिटीजनशिप खरीद ली। मात्र $2 लाख देके चोकसी ने एंटीगुआ की सिटीजनशिप खरीद ली और वो वहां के सिटीजन बन गए। और एंटीगुआ को भारत से क्लीन पुलिस रिपोर्ट मिल गई उस टाइम पे, क्योंकि दिसंबर 2017 तक कोई भी एफआईआर दर्ज नहीं हुई थी चोकसी के खिलाफ, क्योंकि ये स्कीम सामने आया 2018 में और भागने की प्लानिंग पहले से कर ली थी उसने। उसको पता था कि अब मैं कभी भी पकड़ा जा सकता हूँ। 2018 की शुरुआत में ये जब स्कीम डिटेक्ट हुआ, चोकसी 7 जनवरी को ही भारत से भाग गया। एंटीगुआ में लग्जरी मेंशन में सेटल हुआ एज अ लीगल सिटीजन, यानी शान से वो एंटीगुआ में रह रहा था। और एंटीगुआ का कहना था कि इंडिया ने क्लीन चिट दी थी तो हमने अप्रूव किया, तो इसमें हमारी क्या गलती। अब मैं बात करता हूँ पार्ट 5, इंडिया के एफर्ट्स। इन 7 सालों में इंडिया ने क्या क्या एफर्ट्स लगाए चोकसी को भारत लाने के लिए। 2018 से 2024 तक इंडिया ने मल्टीपल एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट फाइल करी एंटीगुआ को।
यानी उसको वहां से अरेस्ट करने की बहुत कोशिश करी कि वो भारत ले आए वहां से, लेकिन हर बार नाकामयाबी मिली। अब मैं आपको बताता हूँ ये कैसे कैसे हुआ। ध्यान से सुनिएगा, बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी है और आपको पता चलेगा कि देश के बड़े बड़े स्कैमर्स स्कैम करके भाग कैसे जाते हैं और उन्हें पकड़ने में इतना टाइम क्यों लगता है। सीबीआई, ईडी ने एविडेंस भेजा, इंटरपोल रेड कॉर्नर नोटिस इशू किया, लेकिन जो कि इंडिया और एंटीगुआ के बीच में ट्रीटी नहीं थी। सबसे बड़ी दिक्कत आती है ट्रीटी। पहले से ट्रीटी साइन होती है दो देशों के बीच में, और ये जो बड़े बड़े स्कैमर होते हैं वो ऐसी कंट्री ढूंढते हैं जहां पर भारत की ट्रीटी ना हो, इसलिए वो उस देश की सिटीजनशिप लेके वहां बस जाते हैं। अब ट्रीटी नहीं होने के कारण वहां के वो लीगल सिटीजन बन गए, तो वहां की देश की रिस्पॉन्सिबिलिटी हो गई चोक्सी को बचाने की, क्योंकि चोक्सी तो वहां पे सिटीजन बन गया है, इसलिए वो वहां पर शांत से जीता है और भारत ट्रीटी नहीं होने के कारण उसको अरेस्ट नहीं कर पाता है। ये होता है असली कारण। और ऊपर से चोक्सी ने क्या क्लेम किया कि इंडिया में मेरी जान को खतरा है, मुझे इंडियन एजेंसीज मारने की कोशिश कर रही है, कभी भी किडनैप कर लेगी। ये हुआ जब एंटीगुआ में चोक्सी था 2018 से 2021, 3 साल हो गए पूरे। बहुत कोशिश करी भारत ने, लेकिन उसको अरेस्ट नहीं कर पाए। उसके बाद आया 2021 में एक बहुत बड़ा ट्विस्ट, डोमिनिका इंसिडेंट। डोमिनिका भी एक छोटा सा देश है, उसका इंसिडेंट बताता हूं मैं। चोक्सी सडनली एंटीगुआ से गायब हो गया और 2 दिन बाद डोमिनिका में पकड़ा गया। चोक्सी ने बोला मुझे इंडियन एजेंट्स ने किडनैप किया। उसके फेस पे इंजरीज थी और एक बड़ा लीगल ड्रामा शुरू कर दिया चोक्सी ने वापस से, और डोमिनिका ने चोक्सी को इंडिया डिपोर्ट नहीं किया और वापस से एंटीगुआ भेज दिया। एक्चुअली जब 2 देशों के बीच की बात आती है ना, तो भारत का सिस्टम अपनी नहीं चला सकता है, उसको 2 देशों की ट्रीटी के हिसाब से ही काम करना पड़ता है, इसलिए ये बड़े बड़े स्कैमर भग जाते हैं। लेकिन अब फाइनली चोक्सी 7 साल बाद अरेस्ट किया गया है एंटीगुआ में। अप्रैल 2025 में भारत को बहुत बड़ा ब्रेक थ्रू मिला है चोक्सी के केस में। एंटीगुआ में मेहुल चोक्सी फाइनली अरेस्ट हुआ है। अब आप बोलोगे ये कैसा हो गया 7 साल बाद? एक्चुअली ईडी ने सबमिट किया नया डिजिटल फोरेंसिक एविडेंस। चोक्सी ने एंटीगुआ में फॉल्स डिक्लेरेशन दिए थे। एंटीगुआ भी नहीं चाहता था कि मेरी कंट्री में सिटीजनशिप के नाम पे फ्रॉड लोग आए, स्कैमर्स आए, लेकिन उस टाइम इंडिया ने क्लीन रिपोर्ट दे दी थी, क्योंकि उसके ऊपर कोई केस नहीं था, तो उन्होंने सिटीजनशिप दे दी। अब उन्हें ये देखना पड़ता है कि मेरे सिटीजन को कोई जबरदस्ती पकड़े नहीं, और ऐसे तो कोई भी सिटीजन को आप बोल सकते हो इसने ये किया, तो इसलिए बहुत कॉम्प्लिकेटेड मुद्दा हो जाता है ये जब वो सिटीजनशिप ले लेता है। उसके बाद एंटी मनी लॉन्ड्रिंग लॉस वायलेट किए गए चोक्सी के द्वारा, फेक कंपनीज, फॉरेन फंड मूवमेंट्स, इलीगल असेट्स ट्रेस किए गए। इन सब के दौरान ये सब हुआ, तब एंटीगुआ ने बोला, एंटीगुआ को समझ में आया कि ये सब एविडेंस है चोक्सी के खिलाफ, तब एंटीगुआ ने बोला हम इसकी सिटीजनशिप कैंसिल करने की प्रोसेस शुरू कर देते हैं। एक्स्ट्राडिशन रिक्वेस्ट, यानी चोक्सी को भारत लाने की रिक्वेस्ट फिर से फाइल हुई, और अब ठोस सबूत के साथ। इस बार इंडिया के चांसेस स्ट्रॉन्ग है और अब इंडिया प्रूव करेगा कि और अब कोई भी स्कैमर भारत से भाग नहीं सकता स्कैम करके, चाहे भारत के पास उस देश की ट्रीटी हो या नहीं हो। अब मैं बात करता हूं सीए एनालिसिस, फोरेंसिक एंड ऑडिट लर्निंग्स। सबसे पहले हमें ऑडिट करते वक्त कुछ चीजों पर ध्यान देना चाहिए। सबसे पहला, सबसे इंपॉर्टेंट इस चीज में क्या मिस हुआ, रिलेटेड पार्टी ट्रांजैक्शंस को इग्नोर किया गया। उसके बाद ओवरसीज एलओयूज और स्विफ्ट एंट्री का ऑडिट कंपलसरी करो, ताकि आपको पता चलेगा कि एलओयूज फेक तो नहीं बने हैं। डमी एक्सपोर्ट इनवॉइसेस डिटेक्ट करने के लिए फोरेंसिक टूल्स को यूज करो। आजकल तो एआई का जमाना है, कुछ भी डिटेक्ट कर लेता है, तो आप एआई टूल्स को यूज करो। ऑडिट इंडिपेंडेंस का कॉम्प्रोमाइज, ऑडिट इंडिपेंडेंस का कॉम्प्रोमाइज फ्यूचर का डिजास्टर बन सकता है, ध्यान रखिए। इसलिए सारी चीजें प्रॉपर करिए। एएमएल कंप्लायंस, एंटी मनी लॉन्ड्रिंग कंप्लायंस और केवाईसी पहले जो ऑप्शनल हुआ करते थे अब ऑप्शनल नहीं है, तो उसे भी ध्यान से चेक करिए। एज ए चार्टर्ड अकाउंटेंट हमारा फर्ज बनता है कि हम देश में एक भी स्कैम होने न दें, क्योंकि हमारे देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने भी कहा है कि हमारे देश के चार्टर्ड अकाउंटेंट सीए की सिग्नेचर में वो ताकत है जो ताकत देश के प्राइम मिनिस्टर की सिग्नेचर में भी नहीं है। आप सरकार और टैक्स देने वाले नागरिकों और कंपनियों के बीच इंटरफेस का काम करते हैं। आपका सिग्नेचर देश के प्रधानमंत्री के सिग्नेचर की वो ताकत नहीं है जो ताकत एक चार्टर्ड अकाउंटेंट के सिग्नेचर की होती है। आपका
आपका सिग्नेचर सत्यता की, भरोसे की गवाही देता है। कंपनी बड़ी हो या छोटी, आप जिस अकाउंट पर अपने सिग्नेचर कर देते हैं, उस पर सरकार भी भरोसा करती है और देश के लोग भी भरोसा करते हैं। मेहुल चोकसी ने 13,500 करोड़ का स्कीम किया, सिस्टम में घुसकर सिटीजनशिप ले ली, लेकिन अब 7 साल बाद 2025 में कहानी पूरी तरीके से पलट गई है। आप मानते हो ना, जस्टिस भले स्लो है लेकिन अनस्टॉपेबल नहीं है। और अब नीरव मोदी भी यूके में एक्स्ट्राडिशन केस फेस कर रहा है और अब अगला नंबर नीरव मोदी का ही होगा। मैं हूं सीए रौनक अग्रवाल और ये थी मेहुल चोकसी की फुल फोरेंसिक कहानी। अगर आपको ऐसे ही फाइनेंशियल केस स्टडीज, फाइनेंशियल नॉलेज, शेयर मार्केट एनालिसिस, सारी चीजें आपको इस चैनल पे मिलेगी, तो आप हमारे चैनल को आज ही सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बिल को ऑन कर लीजिए, ताकि इतनी इंटरेस्टिंग इंफॉर्मेशन आपसे कभी मिस ना हो। और कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताइए अगली केस स्टडी में किसकी बनाऊं। धन्यवाद।